तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है स्टडी सर्कल में। आज हम पढ़ रहे हैं कॉलेजियम प्रणाली या कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से संबंधित प्रणाली है, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है ये। और इसे न तो संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान के द्वारा बनाया गया है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। और कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ उसकी बात कर लें। और ये कब हुआ, तो वर्ष 1993 में कॉलेजियम प्रणाली का विकास किया गया या ये विकसित हुआ, ताकि न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जा सके। अब जैसा कि लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास अपना अधिकार होता है। तो न्यायिक सिस्टम में भी अब चूंकि जो न्यायिक संस्था है देश की वो स्वतंत्र रहे और उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो, इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था की गई। अब कॉलेजियम सिस्टम पर दो प्रमुख फैसले हुए थे, जिसके बाद से कॉलेजियम सिस्टम का विकास हुआ। और जिसमें जैसा कि बताया कि कॉलेजियम सिस्टम वर्ष 1993 से चालू हुआ था और तब से अब तक यही सिस्टम चला आ रहा है। और कॉलेजियम सिस्टम जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है। और अगर हम बात करें कि कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ, तो इसमें जो पहला मामला था वो था प्रथम न्यायाधीश मामला वर्ष 1981। ये जो केस था ये था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 मामला। तो इसको प्रथम न्यायाधीश मामले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया था कि न्यायिक नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श होना चाहिए। इसके अलावा इसी केस में यह भी निर्धारित किया गया था कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। तो जब ये पहला निर्णय आया तो इससे ये हुआ कि अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी गई थी, यानी कि वर्ष 1993 तक। और जो दूसरा न्यायाधीश मामला था वो हुआ था वर्ष 1993 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत के साथ ये स्पष्ट किया कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अगर सीजेआई से परामर्श करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उनसे सहमति मिला रहे हैं, न कि उनसे सुझाव ले रहे हैं। और इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे ये कहा कि यह सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। और जो तीसरा न्यायाधीश मामला था वो वर्ष 1998 में उठा था, जब 1998 में उस समय के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें सीजीआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होते हैं। तो ये तो हो गया कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ इसके बारे में। और असल में कॉलेजियम प्रणाली को लाने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी राय उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में सर्वोच्च सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों के एक निकाय के द्वारा ली गई या बनाई गई सामूहिक राय है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को वर्ष 1993 में लाया गया था। अब बात करें कि संरचना कैसा होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम होता है तो उसकी अध्यक्षता चीफ भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। जबकि अगर हम उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की बात करें तो उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का जो नेतृत्व होता है वो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
और उस उच्च न्यायालय के अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। और ये भी है कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की जो नियुक्ति होती है और तबादले होते हैं, उनका फैसला कॉलेजियम के द्वारा ही किया जाता है। और उच्च न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, ये फैसला भी कॉलेजियम करता है। और जो कॉलेजियम की सिफारिश होती है, इसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाता है और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही इनकी नियुक्ति की जाती है। अब अगर हम बात कर लें कि जो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कैसे की जाती है, तो इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का 2 में ये कहा गया है, ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की इतनी संख्या, सदस्य संख्या, जिसे कि राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझेंगे, परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति। और अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके बनने के लिए योग्यता क्या होती है या किन व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, और पहला ये कि किसी भी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी भी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता का या वकालत का कार्य किया हो, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो कि वह व्यक्ति विधि का जानकार है। तो 3 चीज़ है, जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के जजों के लिए स्पेशल चीज़ है राष्ट्रपति के लिए कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति विधि के मामले में विशेषज्ञ है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त कर सकता है। हालांकि ऐसी नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं। और अगर हम बात कर लें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो इसके बारे में अनुच्छेद 217 में बताया गया है। तो इसके अनुसार ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। और अगर हम बात कर लें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है, तो पहला योग्यता तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुके हों। दूसरा ये कि उच्च न्यायालय या किसी भी ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों। तो सिर्फ 2 चाहिए इनके लिए। इसमें राष्ट्रपति कोई विधि विशेषज्ञ को उच्च न्यायालय का जज नियुक्त नहीं करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कॉलेजियम को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि सरकार की क्या भूमिका है कॉलेजियम को लेकर, तो अगर क्या करती है सरकार, किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है, तो सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जांच कराने तक ही सीमित होती है। और सरकार क्या है कि कॉलेजियम की जो पसंद होता है, जैसे कॉलेजियम ने अगर चुन के दिया कि हमको इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में भेजना है, तो ऐसे चीज़ों पर आपत्तियां भी उठा सकता है और पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों कहा। लेकिन क्या होगा कि जब कॉलेजियम दोबारा बैठेगा और निर्णय लेगा और उन्हीं नामों को दोहराएगा, तो सरकार जो है संवैधानिक पीठ के फैसलों के तहत उन्हें न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य
होता है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम का एक बेहतरीन व्यवस्था है। और कॉलेजियम सिस्टम से अगर हम जुड़े कुछ और मुद्दों की बात कर लें, तो जिसकी वजह से इस पर शंका जताया जाता है कि कॉलेजियम व्यवस्था में मतलब कुछ मनमानी होता है, आरोप लगते रहे हैं। तो पहला तो ये है कि भाई इसमें पारदर्शिता की कमी होती है कॉलेजियम सिस्टम में, क्योंकि इसमें जो भी कामकाज किए जाते हैं वो अलिखित यानी कि नॉन राइटिंग यानी कि अलिखित तौर पर किए जाते हैं। इसके अलावा किसको कहाँ भेजना है इसके लिए कोई स्टैंडर्ड तय नहीं किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपने निर्णय को पलट भी सकती है। और ये जो बैठक करते हैं किसी भी जज के पदोन्नति के लिए या फिर ट्रांसफ़र के लिए, उसका ये प्रकाशन पूरे तरीके से नहीं करते। तो इससे साबित होता है कि कॉलेजियम सिस्टम में कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है। और ये भी है कि कोई ये भी नहीं जानता कि जो ये न्यायाधीश होते हैं उनका चयन कैसे किया जाता है। और जब इस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं कॉलेजियम के द्वारा, मतलब किसी का स्थानांतरण या फिर किसी का प्रमोशन या प्रोन्नति होता है, तो ऐसा लगता है कि भाई भतीजावाद को भी इसमें जगह दिया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके अलावा ये जो प्रणाली है कॉलेजियम प्रणाली, अक्सर कभी कभी से देखने को मिलता है कि जो बहुत सारे प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और अधिवक्ता होते हैं, उनकी प्रतिभा को अनदेखा कर देते हैं। इसके अलावा कॉलेजियम के जो सदस्य होते हैं उनके बीच सहमति का भी अभाव होता है, क्योंकि जब न्यायाधीशों की नियुक्ति का बात आता है तो जो आपसी सहमति है, तो इसमें कभी कभी इनकी आपसी सहमति नहीं हो पाती, जिसके वजह से भी इनके स्थानांतरण या प्रमोशन में देरी होता है। इसके अलावा अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो कॉलेजियम के सदस्य होंगे उनके बीच अविश्वास की भावना भी उभरेगी। तो ये न्यायपालिका के भीतर एक खामी है, उसको उजागर करता है। इसके अलावा असमान प्रतिनिधित्व होता है कॉलेजियम सिस्टम में। और एक ये न्यायपालिका का जो उच्चतर न्यायपालिका का जो संरचना है, ये भी एक चिंता का विषय है कि इसमें प्रतिनिधित्व असमान प्रकार का होता है। उच्चतर न्यायालय में देखा जाए, उच्चतर न्यायपालिका में, तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है बहुत ही कम है, जबकि जाति संबंधी आंकड़े यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ी शंका की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा न्यायिक नियुक्तियों में देरी होना। अब होता क्या है कि न्यायपालिका के लिए जो कॉलेजियम होता है वो सिफारिशों में देरी कर देते हैं, जिससे न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी काफ़ी लेट होता है। और ये बात इसलिए चर्चा में है कॉलेजियम, क्योंकि जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम महत्वपूर्ण है। तो इससे एक आध दो सवाल पूछे जा सकते हैं कि कैसे मामले या कब मामले हुए थे। तो मुख्यतः जो है इसमें 3 मामले हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 मामलों से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि जो पहला मामला हुआ था वर्ष 1981 में, और दूसरा मामला हुआ था 1993 में। और 1993 से कॉलेजियम सिस्टम भारत में चालू हुआ। तो ये था कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।